हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का आपका चैप्टर है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसकी एक वीडियो हम काफ़ी टाइम पहले अपलोड कर चुके थे अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन स्टूडेंट उसके बाद मैंने उसकी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। वो चैप्टर इतना इजी और इंटरेस्टिंग है कि आपको उसको वीडियो को देखने के बाद चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट, हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक वीडियो अपलोड कर चुके थे ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले। आज उसका मैं आपको लेकर आई हूँ सेकंड वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से जो एक पोटेंशियल जनरेट होता है किसी भी सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल है, उसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन की वजह से होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन की वजह से होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है, क्या हम समझेंगे स्टूडेंट, जो किसी सेल के अंदर जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं तो उन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड के अंदर क्या, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। भाई ऑक्सीडेशन की वजह से आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हुआ, रिडक्शन की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कैसे इसका जनरेशन होता है किसी सेल के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे कि उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमारा क्या यूज है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज है स्टूडेंट हमारा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना हम लोगों का, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी हमें उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम किसी भी गैल्वानिक सेल का क्या ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं, फाइंड ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वही होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसका, गैल्वानिक सेल का। राइट स्टूडेंट, गैल्वानिक सेल का। क्लियर है ना। आप किसी भी सेल का क्या कर सकते हो, ई नोड को फाइंड कर सकते हो। तो जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो हम किसी भी गैल्वानिक सेल का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जो हमारा होता है, उसके लिए हम उसको दिखाते हैं स्टूडेंट ई नोड से। राइट, अब इसके लिए से भी हमारा सेल होता है, तो सेल के अंदर हमारे हमने बताया था आपको, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, एनोड प्लस कैथोड। ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, ये हम सब लोग जानते हैं, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है, क्लास 12 में भी पढ़ रखा है ये। ठीक है, तो कैथोड इसको हम कैसे करेंगे, तो हमने क्या बोला, मैंने क्या बताया कि कैथोड और एनोड दोनों का जो आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है उसी से बनता है आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो अगर हम उसको ई नोट, ये हमारा ई नोट का स्टूडेंट, तो ई नोट से हम क्या करेंगे, इसको हम इसको मतलब शो करते हैं, और इसमें हम जो इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ई आपका ई कैथोड और माइनस ई एनोड, ये करते हैं हम, ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ई नोट। ठीक है, हम इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी गैल्वानिक सेल का भी क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ई नोट इलेक्ट्रो पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और ई कैथोड ई एनोड। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि हम इसको कैसे दिखाते हैं, देखो एनोड और कैथोड। अब हम इसको, बहुत से लोग इसको दर्शाते हैं कि भाई राइट और लेफ्ट। भाई कभी कभी आपको जो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ई नोट फाइंड कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला होता है किसी गैल्वानिक सेल के लिए, ये हमारा यूज है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इसको राइट और लेफ्ट कैसे समझेंगे। तो स्टूडेंट एक आपने देखा होगा CRP, ठीक है, और LOAN लोन। ठीक है, C का मतलब हो गया हमारा कैथोड, ये हमें ऐसे याद रखना है। R का मतलब हो गया रिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट, और P का मतलब हो गया पॉजिटिव, ये हम रफली समझ लेते हैं। इसका L का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, और A का मतलब क्या हो गया एनोड, और N का मतलब निगेटिव।
कहने का मतलब है कि आपको ना इस वाले CRP और LON से इतना याद रखना है कि भैया कैथोड पे रिडक्शन होगा हमेशा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, उसकी वैल्यू निगेटिव होगी और वो लेफ्ट साइड में होगा। अब एनोड आपका स्टूडेंट, एनोड कहाँ है? लेफ्ट साइड पर है, तो कैथोड कहाँ होगा? राइट साइड पे। तो इससे फॉर्मूला क्या बन के आ गया हमारा? E नॉट बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, एक फॉर्मूला ये बन के आ गया हमारा, ठीक है। इससे भी मतलब कहना ये है कि आपको क्या करना है, कोई आपके पास गैल्वानिक सेल है और आपको उसका ई नॉट मतलब फाइंड करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे कि जो आपका जहाँ पर एक जो आपका सेल का जो एक पार्ट है, एक पे कैथोड है एक पे एनोड है, तो दोनों को जो पोटेंशियल होंगे कैथोड में से आप एनोड वाले को माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा, या फिर राइट माइनस लेफ्ट भी लिख सकते हो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट बराबर ई लोअर ओ ई हायर माइनस ई लोअर। ये भी हमारे सिंपल सा यहाँ पर रूल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है कि आप इन तीनों से कोई भी फॉर्मूला हमारा इजीली अपना यूज कर सकते हैं कि आप ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई हायर माइनस ई लोअर। मतलब कहने का ये कभी कभी एग्जाम पे कोई इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम किसका माइनस करें, किस वाले को पहले रखें, किसको किस में से माइनस करें। तो उस कंफ्यूजन के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपके न्यूमेरिकल में जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उस हायर में से आप लोअर को माइनस करोगे तो आपको ई नॉट मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो फाइनली हमारा ये हो गया इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तो कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हम यहाँ पे ई नॉट वो है, या ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल भी अगर ई की बात करें तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमारा सिंपल वाला होता है कि स्टैंडर्ड के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है, किसी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पे ई नॉट लगाया है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लेते हैं, सिंपल वाला आपका होता तो यहाँ पर आपका ई होता, ई बराबर आपका ई है माइनस ई लोअर, हम इसको ऐसा कर सकते थे। तो ऐसे हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से क्या किसी गैल्वानिक सेल का ऐसे ई आपको फाइंड कर सकते हैं। ये पहला इसका हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा हो गया किसी भी गैल्वानिक सेल का ई नॉट को फाइंड करना। अब अगला हमारा आता है स्टूडेंट इसमें कि हम किसी भी रिएक्शन की मतलब फिजिबिलिटी फाइंड करेंगे कि फिजिबिलिटी कैसे फाइंड करनी है कि भाई रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है, कैसे हो रही है, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारा यूज क्या है इसका कि फिजिबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कहाँ हो रही है आपकी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो हमारा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि सेकंड हमारा यूज क्या है, टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की मतलब फिजिबिलिटी का मतलब है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, रिएक्शन किधर फिजिबल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्या देखते हैं, अगर हमारा जो ई नॉट का वैल्यू है, ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, क्लियर स्टूडेंट। और अगर हमारा इस ई नॉट का वैल्यू निगेटिव आता है स्टूडेंट्स, कैसा आता है, निगेटिव आता है, तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी स्टूडेंट, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है भाई। जैसे आपने क्या करा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों को माइनस करने के बाद आपको जो नेट वैल्यू आया, अगर उसका वो वैल्यू आपका पॉजिटिव है तो रिएक्शन कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो माइनस करने के बाद भी वैल्यू आपका निगेटिव आता है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी, बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ, ठीक है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि आपका एरो ये होता है फॉरवर्ड, बैकवर्ड यानी ये, ठीक है। तो फॉरवर्ड का मतलब कह सकते हैं हम लेफ्ट टू राइट और बैकवर्ड का राइट टू लेफ्ट। वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना कि भाई फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड आपका फॉरवर्ड का एरो ऐसा होता है, बैकवर्ड का एरो ऐसा होता है। तो फॉरवर्ड में आपको देखना है कि लेफ्ट टू राइट रिएक्शन होगी और बैकवर्ड में राइट टू लेफ्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, क्लियर। तो ये हमारा हो गया सेकंड। अच्छा अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है,
स्पॉन्टेनियसली, इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये कैसे हम पता लगाएंगे, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं इससे। भाई सेकंड तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। आप देखो सबसे पहले आप पॉजिटिव कब आएगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली पॉजिटिव जब आएगा जब आपका ई कैथोड का वैल्यू ज्यादा रहेगा ई एनोड से, तो वैल्यू कैसा आएगा पॉजिटिव। और नेगेटिव कब आएगा, है ना, मैं ये भी लिख सकती हूँ कि भाई ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड का वैल्यू क्या आता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब आएगा जब आपका ई कैथोड क्या होगा स्टूडेंट, इज ग्रेटर देन ई एनोड। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ रहा है भाई, ई कैथोड का वैल्यू ई एनोड के वैल्यू से जब ज्यादा रहेगा तभी तो उनका जो नेट वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो पॉजिटिव आएगा तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने टू प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, हमने किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी जान ली, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है बैकवर्ड हो रही है ना, कैसे हो रही है। अब हम फाइंड करेंगे इसमें अगला क्या, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। कहने का तात्पर्य ये है स्टूडेंट कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि रिएक्शन खुद से हो रही है, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कि रिएक्शन को आपको कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम कैसे देखेंगे वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्पॉन्टेनियस के लिए भी आपकी यही आएगा जो मैंने अभी बताया था, पॉजिटिव वैल्यू है तो स्पॉन्टेनियस है, और नेगेटिव वैल्यूज तो आपकी रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर स्टूडेंट, चलो अब देखते हैं फाइनली अगला हमारा जो इसका आता है थर्ड यूज आता है टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, किसकी स्पॉन्टेनिटी, किसकी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ये कैसे पता चलेगा हमें, तो सिंपल सा फंडा है इसके लिए, आपको देखना क्या है, देखो स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगर आपका कह सकते हैं हम लोग कि भाई जो हमारा ई है ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा, राइट स्टूडेंट्स, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारी क्या है स्पॉन्टेनियस। कैसी है स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस है हमारी रिएक्शन, ठीक है, यानी कि रिएक्शन हमारी खुद से हो जाएगी, हमें नहीं करानी पड़ेगी। तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की रिएक्शन खुद से हो रही है करानी पड़ रही है, किसकी हेल्प से, इस इलेक्ट्रो पोटेंशियल की हेल्प से। अगर इन दोनों का जो नेगेटिव करके जो आपको पॉजिटिव आता है वैल्यू तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आता है तो क्या होगा बच्चों तो क्या होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। सिंपल सा फंडा हो गया आपका ये। क्लियर स्टूडेंट, चलो ये हमारी हो गई। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई हम क्या इसमें फाइंड कर सकते हैं, चौथी हमारी आती है कि हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। भाई चौथा हमारा क्या यूज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, कि भाई किसी रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट कोई मेटल कब करेगी कैसे करेगी, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि सपोज दैट चौथा यूज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया था इससे लास्ट वीडियो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी। मैंने बोला कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पॉजिटिव से लेके जीरो फिर नीचे जाकर माइनस होता चला जाता है आपका क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन उसका जस्ट अपोजिट होता है स्टूडेंट। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो मेटल आपकी नीचे लास्ट वाली होती है ना उसको हम फाइंड कर लेते हैं इसमें।
तो स्टूडेंट हम लोग कह रहे थे कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमें कोई भी ये देखना है कि कोई मेटल उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेसमेंट करेगी नहीं करेगी, यानी उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट किसी भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा होता है उसकी हेल्प से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी जो आपका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपकी मेटल्स हैं तो वो मेटल उसी मेटल के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेसमेंट उसका करेगी नहीं करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्या स्टूडेंट, रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, वो आपका टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी पहले आपका किसमें होता है, प्लस में, फिर जीरो, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। तो वो आपका क्या हो रहा है, नीचे पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वही जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नीचे जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। शुरू में माइनस, फिर जीरो, फिर प्लस, ये हम लोग सब जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में ये चीज हमारी क्या होती है, अपोजिट, राइट स्टूडेंट। अब हमें देखना ये है कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी किसको नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट, देखिए जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, जिसका कम होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, मतलब आपका ऊपर कौन है, आपकी माइनस वाला, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि भाई आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको इतना बताया कि भाई हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमारा डिक्रीज होता है, पहले प्लस में होता है, फिर बीच में जीरो होता है, फिर नीचे का माइनस में हो जाता है। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट उस सीरीज में क्या है, उल्टा है, इन्वर्स है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका प्लस में है तो ये स्टार्टिंग में माइनस रहेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर लास्ट में प्लस जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिन मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, अब कम होगा मतलब माइनस में होगा, फिर जिस मेटल का ऑक्सीडेशन, मैंने बोला ऑक्सीडेशन, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेगी, अपने से ज्यादा वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को उसमें से क्या करेगी, आपको डिस्प्लेस कर देगी। सपोज दैट मैं अभी आप एग्जांपल लेके बताऊंगी। अब देखो इसका है ना, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका, यहाँ पे किसका हो रहा है, ये इसका ज्यादा है, ठीक है, ऊपर प्लस में है और नीचे क्या है, माइनस में। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका कम होगा वो क्या करेगी, मेटल आपका डिस्प्लेसमेंट करेगी। कैसे करेगी डिस्प्लेसमेंट, देखो जैसे कि हम आपसे बोले हैं जिंक एंड कॉपर, ठीक है स्टूडेंट, ये दो मेटल्स है, इनकी हम ये बहुत फेमस, हम इन्हीं को एग्जांपल लेते हैं मोस्ट ऑफ, जिंक और कॉपर के बारे में कहते हैं। मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जिंक की मेटल है और एक कॉपर सल्फेट का मेरे पास एक सॉल्ट है जिसमें कॉपर मेटल है। अब मैं आपसे बोलूं कि जिंक कॉपर को इसका डिस्प्लेसमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, राइट स्टूडेंट। तो फाइनली आप ये देखो कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको जो जिंक है वो कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है ना। मैंने तो देखो आपको फर्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक बताई है याद करने की, लिखवा सरकारा मगल मंजन कर। तो जिंक कहाँ है, ऊपर, और कॉपर कहाँ है, नीचे। अब भाई कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम तो ऐसे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जनरली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है तो उसमें जो मेटल्स ऊपर होती हैं वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देती हैं, पर नीचे वाली मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। हम लोग इतना ही तो अनुमान लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उनका क्या देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं कि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है या जो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसके बेस पर कहते हैं ये बात कि भाई नीचे ऊपर वाली मेटल्स क्या करेगी, नीचे वाले को डिस्प्लेस उसके सॉल्ट से आराम से कर देगी। अब जिंक कहाँ है आपका सीरीज में, ऊपर है, कॉपर कहाँ है सीरीज में, नीचे है। अब हमने अभी पढ़ा है कि कॉपर अगर सीरीज में नीचे है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कमी होगा, कॉपर नीचे है, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और जिंक कहाँ है, जिंक आपका ऊपर है ना। तो जिंक का हम अब कंडीशन क्या देखेंगे, भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। अब हमने बेसिकली इनको याद तो किया नहीं सीक्वेंस में, हमें इतना पता है कि शुरू की मेटल क्या, लिथियम, कैल्शियम, वेरियम, स्ट्रोंशियम, लिखवा सरकाना, मगल मंजन। तो हो सकता है कि जिंक तक आते आते पोटेंशियल आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब माइनस से तो ज्यादा ही हो गया, और इसका कॉपर का बहुत कम हो गया, माइनस में हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा,
इस रिडक्शन पोटेंशियल से आपका हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा होगा, तभी वो मेटल आपकी क्या करेगी, उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगी। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, किससे? रिडक्शन पोटेंशियल से। वो तो हम कंपेयर करके देखेंगे ना कि भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या कम है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन अगर ज्यादा है इसके रिडक्शन से, तो फाइनली वो मेटल उसके सॉल्ट से उसको क्या करेगी स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट उसका इजीली कर देगी। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका यूज क्या है, किसी भी मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी हम इसी से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। राइट स्टूडेंट्स? अगला यूज क्या है इस इलेक्ट्रोपोटेंशियल का? इसका अगला यूज है स्टूडेंट कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना। वो कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं हम। किसी भी इक्वेशंस का, किसी भी रिएक्शंस का हम क्या फाइंड करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट स्टूडेंट्स? तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो देखना करते हैं हम शुरू यहाँ पर। तो टू फाइंड equilibrium constant of any reaction, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो स्टूडेंट, बेसिकली आपने स्टूडेंट एक रिलेशन पढ़ा होगा गिब्स फ्री एनर्जी का, पढ़ा ही होगा सबने। क्या? G बराबर -NFE, ठीक है। ये हमारी G, ये क्या है बेटा? ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। और ये क्या है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है? फैराडे कांस्टेंट, E क्या आपका? E नॉट कह लो। स्टैंडर्ड है तो E लगाएंगे, E नॉट लगाएंगे, स्टैंडर्ड तो E लगाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैं यहाँ पे बेसिकली आपको लिखने में टाइम आपका स्पेंड होगा। G गिब्स फ्री एनर्जी है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F आपका फैराडे कांस्टेंट और E आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। अब हम इस E की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? देखो एक आपने रिलेशन पढ़ा हुआ इसमें, वो होता है ये वाला, G बराबर -RT/ln/A। भाई गिब्स फ्री एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, आप दो पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल के टर्म्स में ये वाला होता है, और आपका RT यानी R क्या है? गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ln नेचुरल लॉ, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला होता है। भाई दोनों फॉर्मूले तो पढ़े हैं सब लोगों ने, राइट। हम इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो हमारा आएगा -NFE इज इक्वल टू -RT/ln K। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, राइट स्टूडेंट? क्लियर? अब मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? मुझे फाइंड करना है यहाँ पे क्या? सपोज मुझे, और मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो है NFE, इसे ऐसे लिखने दो। मुझे अगर इसमें E फाइंड करना है तो मैं E ऐसे यहाँ पर रहेगा, NF को कहाँ ले आऊंगी? RT के नीचे, RT/NF ln K। राइट स्टूडेंट? हो गया ना? क्लियर? ओके। अब मैं ये काम और कर सकती हूँ क्या? चलो यहाँ कर लेती हूँ वो काम। अगर मैं ln को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या करूंगी? E इज इक्वल टू 2.3 से मल्टीप्लाई करूंगी इसको, 2.303 और RT/NF, और आपका हो गया log K। स्टूडेंट हमारा हो गया क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या करूं स्टूडेंट? मैं ये भी कर सकती हूँ आपसे क्या, कि भाई ऐसा करो कि जो हमारा RT/NF है ना, इसको मुझे log K निकालना है बेसिकली। क्लियर? तो मुझे क्या फाइंड करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो ये रहा। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ इसको, log K बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई ले जाए, NFE/2.303 और RT। क्लियर स्टूडेंट? ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बोलो कर सकते हैं ना? -NFE -RT/ln K, दोनों को हमने बराबर रखा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, NF RT/NF ln K हो गया, ठीक है। इसको मैंने ln को, यानी मैंने नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट किया, मैंने 2.2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, राइट। अब मुझे E निकालना है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। और मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो log K के साथ में ये यहाँ पे चला जाएगा आपको मल्टीप्लाई में NFE/में 2.3 RT हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं क्या करूँ स्टूडेंट? अब मैं ये कर सकती हूँ यहाँ पर कि भाई यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि भाई log K और NFE, इन सब की वैल्यू फाइंड कर और आप इजीली फाइंड कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट?
कैसे भाई, अगर आपको ई पता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल, आपको देखो अगर आपको इलेक्ट्रोपोटेंशियल गिवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, फ्राइडे कांस्टेंट आपको पता ही होता है 96500, ये 2.30 आपका है डिजिट। आर गैस कांस्टेंट आपको पता होता है 8.314, टी आपको नॉर्मल टेम्परेचर पता था 298, सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे निकल के बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा था टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी इक्वेशन, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। अगर आपको ई नहीं पता होता, सपोज दैट अगर बाकी सब कांस्टेंट हो गए, फिर ये भी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट है ना, फैराडे कांस्टेंट, लेकिन अगर आपको ई नहीं पता होगा तो आप ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो ये हमने प्रूव करके भी देख लिया इस डेरिवेशन के अंदर, ये दो फॉर्मूला लगाए थे गिब्स फ्री एनर्जी के, इससे हमने सॉल्व कर लिया। देखो भाई हम क्या इलेक्ट्रोपोटेंशियल की हेल्प से किसी भी रिएक्शन का क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर। अब एक लास्ट में इसका आपका एक यूज बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, बहुत मैं जनरली बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। शायद आपने जब एक चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट, क्या चैप्टर है वो, चैप्टर आपका है मेटल का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन जो आपका चैप्टर है, उसमें हम जब किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें कई सारे आपके क्या आते हैं, स्टेप्स आते हैं कि भाई क्रैकिंग है ना, और आप उसका क्रैकिंग करोगे उसमें, मतलब स्टार्टिंग से काफ़ी वो आते हैं आपके, कैल्किनेशन, क्रैकिंग वगैरह ऑफ, मतलब उसके भी कई सारे मेथड्स होते हैं, और लास्ट में जाके हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो उस प्यूरिफाई मेथड में एक आपने मेथड पढ़ा होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, शायद पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल हमारा कहाँ अप्लाई होता है, अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है तो उसकी एक वैल्यू देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि इतना पोटेंशियल है इस मेटल का, अगर हमें पता है तो हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, या हम उसका क्या प्रोसेस कराएं, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन मेथड से कराएंगे उसको प्यूरिफाई, या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से कराएंगे, या हम उसको रिडक्शन मेथड से कराएंगे प्यूरिफाई, ठीक है। कौन सी मेथड से, रिडक्शन मेथड से। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर आपको किसी मेटल का आप उसके ओर से एक्सट्रैक्शन करते हो तो उसका जो लास्ट वाला स्टेप होता है उस मेटल को प्यूरिफाई करने का, उसको प्यूरिफाई करने के स्टेप में अगर हमें किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाए तो उस पोटेंशियल की वैल्यू से हम ये देख सकते हैं कि या उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, या हम उसको प्यूरिफाई ऑक्सीडेशन मेथड से करेंगे, या रिडक्शन मेथड से करेंगे, और इससे हम इजीली उस मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस करा कि जो हमारा क्या किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, एक सेल में कैथोड होता है एक एनोड होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से दोनों से अलग अलग आपका पोटेंशियल बनता है और दोनों मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमारा कहाँ कहाँ यूजेस है, क्या क्या हम रिएक्शन में उसको कैसे यूज करते हैं, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी, वॉन हेफर्ट साइकिल की रिएक्शन से होती है तो कैसे कैसे एनर्जी आपकी रिलीज होती है उसमें ना, सब्लिमेशन हो गया, लैटिस एनर्जी हो गया, तो ये सब एनर्जी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक न्यू अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट, थैंक यू।